कहाँ हो तुम? अगले 5 मिनट में मेरे ऑफिस पहुंचो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी ऑफिस की छत से धक्का देकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। फोन पर बॉस की कड़क आवाज सुनकर नंदिता, जो इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई थी, खौफ से अपनी सीट पर उछल पड़ी। गुस्से में उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। अगली गाड़ी में वीर प्रताप इत्मीनान से बैठे गाना सुन रहे थे, लेकिन लगातार बजते हॉर्न ने उनका मूड खराब कर दिया। वो गाड़ी से उतरे और नंदिता की कार के पास आकर खड़े हो गए। क्या दिक्कत है मैडम? दिमाग ठीक है या पैदल चल रहा है? उनके माथे पर बल पड़ चुके थे, क्योंकि नंदिता ने न सिर्फ उनका बल्कि वहां मौजूद सब लोगों का दिमाग हॉर्न बजा बजा कर खराब कर दिया था। वीर प्रताप ने जरूरी समझा कि वो जाकर उसकी क्लास ले। आखिर वो एक बड़े बिजनेसमैन थे और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए थे। नंदिता ने बिना देखे जवाब दिया, अपना मुंह साइड में रखो, अभी तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा मूड खराब करने का टाइम नहीं है। यह जवाब इतनी बदतमीजी से आया कि वीर प्रताप अपनी जगह ठिठक गए। उन्होंने कार के साइड मिरर में अपना चेहरा देखा। बाल अच्छे से सेट थे, चेहरे के नक्श भी ठीक ठाक थे। उन्हें अपने आप में कोई कमी नजर नहीं आई। कॉलेज के जमाने में तो लड़कियां उन पर मरती थी, फिर इस लड़की को क्या दिक्कत थी? वो इन्हीं ख्यालों में डूबे थे कि नंदिता की तेज आवाज फिर गूंजी, अगर 2 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी मेरे सामने से नहीं हटाई तो मैं सिक्योरिटी बुलवाकर तुम्हारी गाड़ी ऐसी जगह भिजवा दूंगी जहां से वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर वीर प्रताप चौंक गए। उन्होंने देखा ट्रैफिक निकल चुका था और सिर्फ उनकी लाइन रुकी हुई थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, नंदिता ने फुर्ती दिखाते हुए साइड से अपनी गाड़ी निकाल ली। आज ये जल्लाद मुझे नहीं छोड़ेगा। वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, जहां मैनेजर समीर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मीटिंग कितनी लेट हो गई? समीर ने उसे समझाने की कोशिश की। वो भूल गया था कि नंदिता और शर्म नाम की चीज का दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। बस ज्यादा ड्रामा मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे बॉस को, जिनके पेट में 1 घंटा पहले ही दर्द शुरू हो जाता है। अभी मीटिंग में पूरे 50 मिनट बाकी हैं। वो बोले जा रही थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका बॉस गगन उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। समीर उम्र में उससे बड़ा था, इसीलिए वो अक्सर उससे दिल की बातें शेयर कर लेती थी, खासकर तब जब समीर अपने बॉस से नाराज होता था। अभी भी समीर ने पीछे खड़े गगन को देख लिया और आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन नंदिता तो अपनी ही धुन में थी। वो बोली, समीर भाई, एक बात सोच रही हूँ। मुझे लगता है हमारे बॉस इसलिए ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। देखो ना, उम्र भी हो गई, 29 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में दोस्तों के 3-3 बच्चे हैं। जब वो उन्हें बच्चों के साथ हंसते खेलते देखते होंगे तो सोचते होंगे, काश मेरी भी बीवी होती, मेरे भी बच्चे होते, तो जिंदगी कितनी सुकून वाली होती। मुझे तो लगता है अकेलापन उन्हें हर वक्त काटता रहता है। अगर 2 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में नहीं आई तो तुम्हें सीधे कोबरा के सामने फेंक दूंगा और बाद में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर नंदिता डर के मारे उछल पड़ी। मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो गुड मॉर्निंग तक नहीं बोल पाई। समीर भाई, आपने बताया क्यों नहीं? उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं तो कब से इशारा कर रहा था, तुम ही अपनी दुनिया में थी। जाओ अब जाकर रिश्ते की बात करो। चाहो तो 2-3 लड़कियों की फोटो भी दिखा देना। वो उसे छेड़ता हुआ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि नंदिता पैर पटकती हुई गगन के ऑफिस में घुस गई। सामने बैठे शख्स को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। ये तो वही था जिसकी वजह से वो 2 मिनट लेट हुई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? उसके मुंह से निकल गया। मैं इसी बदतमीज लड़की की बात कर रहा था। इससे ज्यादा बदतमीज लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वीर ने खड़े होकर अपने दोस्त गगन से शिकायत की। मैं भी तुम्हें इसी लड़की के बारे में बता रहा था, गगन ने दांत पीसते हुए कहा। वीर ओह कहता हुआ सोफे पर बैठ गया और गौर से नंदिता को देखने लगा। कुछ पल बाद नंदिता फट पड़ी। सर, अगर आपने 1 मिनट और ऐसे घूरा तो मैं यहाँ हरेसमेंट का केस कर दूंगी। सिर्फ आप पर नहीं बल्कि अपने बॉस पर भी। गगन और वीर दोनों उसकी बात सुनकर बौखला गए। मिस,
होश में हैं आप? गगन ने कहा। होश में तो आपको आना चाहिए। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू। वो कैसे घूर रहे हैं देखिए। ओ हेलो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मिस बर्ड हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें नौकरी पर रखा। ओह हेलो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। गगन मेरे पापा के दोस्त का बेटा है और अगर किसी ने भी मेरे साथ गलत किया तो मैं सीधे शिकायत कर दूंगी कि राजा साहब अपने ऑफिस में आवारा लड़कों को बुलाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। गगन का सिर दीवार से टकराने का मन कर रहा था। अगर 2 मिनट में चुप नहीं हुई तो सारी फाइलें उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। गुस्से में वीर ऑफिस से बाहर चला गया और जाते जाते गगन को घूरना नहीं भूला। गगन ने कंधे उचका दिए जैसे कह रहा हो मैं खुद इससे परेशान हूँ। अब वो फाइल दो जो मैंने बनाने को कहा था। नंदिता मुस्कुरा दी। ये कोई ऐड नहीं चल रहा, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। सर, असल में वो फाइल नहीं बना पाई। अब गगन का सच में उसको मारने का मन कर रहा था। तुम्हें अंदाजा है वो फाइल कितनी जरूरी थी? सर, जो बातें फाइल में थी वो मैं बोल दूंगी। अपना मुंह बंद रखिए, मुझे वो प्रेजेंटेशन भेज दीजिए। गगन ने माथा मलते हुए कहा। सर, वो असल में 2 दिन पहले मेरा मोबाइल नाले में गिर गया था। उसने सिर उठाकर नंदिता को घूरा। सर, मैं जानती हूँ कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर आप भरोसा रखिए। उस दिन मेरे पैरों में बहुत ठंड लग गई थी। मैं खुद भी नाले में गिरते गिरते बची थी। अगर गिर जाती तो शायद अच्छा ही हो जाता। गगन की जुबान फिसली थी। ये बात नंदिता ने सुन ली थी, मगर वो अपना गुस्सा पीकर रह गई। उसने किसी और वक्त पर बदला लेने का सोच लिया था। अभी वो आराम से अपने बाल लहराती हुई ऑफिस से बाहर निकली थी। थोड़ी ही दूरी पर वीर एक एम्प्लॉई के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। साफ दिख रहा था कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो होठों पर शरारती सी मुस्कान लाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर वीर, आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है? सुना था उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनते ही कविता ने हैरानी से वीर के चेहरे को घूरा, जिसने थोड़ी देर पहले ही उससे कहा था कि वो सिंगल है। आज से पहले उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन जब से कविता को देखा है सारी दुनिया भूल गया है। वो उसकी बातों पर सच में यकीन कर बैठी थी, लेकिन नंदिता ने आकर सारी पोल खोल दी। अपने आप को मुझसे बचाकर रखना, क्योंकि अब तुम मेरी नजर में आ गई हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, देख लूंगी। तुम्हारे जैसे हजारों देखे हैं मैंने। ना जाने कितनों ने मुझे धमकियां दी हैं, लेकिन आज तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो नकली अकड़ दिखाते हुए सख्त लहजे में कहती हुई उसके पास से गुजरकर अपनी कुर्सी पर जा बैठी थी। उस दिन मीटिंग में गगन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और ये सब उसी शैतान लड़की की वजह से हुआ था। गुस्से में उसका बुरा हाल था। वो नंदिता पर अपना सारा गुस्सा निकालने का मन बना चुका था। कई दिनों बाद उसने पूरे ऑफिस का चक्कर लगाया। जैसे ही वो बाहर निकला, सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए उसका दिमाग घूम गया। नंदिता अपनी टेबल पर पैर रख के कुर्सी से टिककर आराम से बैठी थी। हाथ में नूडल्स का बाउल था, कानों में ईयरफोन लगे थे और लैपटॉप पर कोरियन ड्रामा चल रहा था। जबकि उसने उसे फाइल तैयार करने को कहा था। उसकी फाइल बेचारा मोहित बना रहा था, जिससे 2 दिन पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी। गगन जाकर उसके सिर पर खड़ा हो गया, लेकिन वो अभी तक अपनी ही दुनिया में थी। जब उसे लैपटॉप स्क्रीन पर अपने बॉस का चेहरा दिखा तो वो झट से बोली, ये आदमी मुझे हर जगह दिखने लगा है, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आगे बढ़कर उसने स्क्रीन पोंछी, लेकिन चेहरा गायब नहीं हुआ। थोड़ी देर में ड्रामा में रात हो गई और उसी के साथ स्क्रीन पर गगन का गुस्से से तपा हुआ चेहरा साफ दिखने लगा। नंदिता डर के मारे बोल उठी, ओह नो, क्या कोई मुझे बचा सकता है? इस वक्त मुझे मदद की जरूरत है। आसपास बैठे लोग उसकी हालत देखकर दबा दबा के हंसने लगे। उसने झट से ईयरफोन निकाल दिए और फाइल का फॉर्मेट खोल लिया। अभी क्या बोल रही थी आप? गगन ने कहा। सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने मासूम सी आंखें बनाकर जवाब दिया। दरअसल मेरे सिर में अचानक दर्द हो गया था। इससे पहले कि वो और झूठ बोलती,
गगन ने उसका लैपटॉप बंद करके स्क्रीन टाइम देख लिया। पिछले 1 घंटे से वो लगातार यूट्यूब पर थी और 1 घंटा पहले ही ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। उसका झूठ वहीं पकड़ा गया। 2 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में आओ। इस आदमी के चक्कर कभी खत्म नहीं होते। गुस्से से पैर पटकते हुए वो उसके ऑफिस में घुस गई। ये देख रही हो, सामने नीली फाइलों का बड़ा सा ढेर पड़ा था। इन्हें उठाओ और ठीक से लगाना शुरू करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे में काम पूरा नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही और फाइलें सही करनी पड़ेंगी। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वैसे ही मेहनत से दूर भागती थी, ऐसे में इतना बड़ा काम कैसे करती। उसने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गगन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। शाम करीब 8 बजे जाकर उसका काम पूरा हुआ। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ वही और उसका सख्त बॉस बैठे थे। जब वो फाइल जमा करने आई तो उसने नया हुक्म सुना दिया। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मेरी सारी मीटिंग्स और शेड्यूल तुम ही देखोगी। वो दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर दे रहा था। ये सुनकर नंदिता खुशी से उछल पड़ी। मतलब मेरी प्रमोशन हो गई, सैलरी भी बढ़ेगी। पिछली सेक्रेटरी की तो 3 लाख सैलरी थी। तुम्हारे काम के हिसाब से तो 3000 भी ज्यादा है। ठीक से काम किया तो पैसे मिलेंगे, वरना भूल जाओ। सर, ये तो बहुत गलत है। उसने फिर से हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो उसकी सेक्रेटरी बन गई। अब वो पहले से भी ज्यादा उसका दिमाग खाने लगी थी। हर वक्त परेशान करती, बेकार के सुझाव देती। गगन ने उसे सिर्फ अपने पिता के कहने पर सेक्रेटरी बनाया था, वरना उसका मन नहीं था। एक दिन वो फिर उसके पास खड़ी हो गई। सर, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अपनी सलाह अपने पास रखो। नहीं सर, आप हैंडसम तो बहुत हैं, लेकिन अगर पार्लर से तैयार होकर आए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये सुनकर वो गुस्से से मुट्ठी भींचे रह गया। अब वो उसकी ड्रेसिंग पर भी अजीब अजीब बातें करने लगी थी। अगले ही पल उसने फिर फाइलों का ढेर उसके सामने रख दिया। आज रात तक ये काम पूरा होना चाहिए। हुक्म सुनाकर वो ऑफिस से निकल गया। वो उसकी पीठ को देखकर मन ही मन गालियां देने लगी। रात को काम खत्म करके जब वो उसके ऑफिस पहुंची तो उसने थोड़ा संभल कर कहा, काफी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी, मैं आधी रात को गैर मर्दों के साथ घर नहीं जाती। घर से इजाजत नहीं है। आंखें दिखाकर वो बैग उठाकर बाहर निकल गई। गगन गुस्से से उसकी पीठ देखता रह गया। वो दिन दूर नहीं जब ये लड़की मेरे हाथों रोएगी, सोचकर उसका दिल चाहा कि अपने बाल नोच ले। नंदिता ऑफिस से बाहर आकर गहरी सांस लेने लगी। धूल मिट्टी नाक में घुसी तो उसे छींक आने लगी। ऊपर से शहर के हालात, भीड़ भाड़ वाली सड़कें देखकर उसका दिल बैठने लगा। उसकी गाड़ी दोपहर में उसका भाई ले गया था। अपनी गाड़ी याद कर उसे रोना आने लगा। इससे अच्छा तो उसी के साथ चली जाती। वो खुद से बड़बड़ाई। रिक्शे वाले से किराया पूछा तो उसने 1000 रुपए बता दिए। मैं चांद पर नहीं जा रही, पास के मोहल्ले में ही जाना है। जाना है तो बैठो, टाइम खराब मत करो। थका हुआ रिक्शे वाला बोला, नहीं जाना तुम्हारे साथ, कहकर वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। अगर वो 1 सेकंड भी और रुकता तो उसके बाल नंदिता के हाथ में होते। अब वो फुटपाथ पर चलते हुए रोने लगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस इंसान के ऑफिस में काम करने का फैसला किया था। उसने गूगल मैप खोल लिया। यहाँ से उसका घर सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर दिख रहा था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज पैदल ही चल लेती हूँ। कभी कभार वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे भी पूरा दिन ऑफिस में बैठकर काम करती रहती हूँ। वजन भी बढ़ गया है। पैसे बचाने के चक्कर में वो गलियों के रास्ते चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वह एक घर के सामने पहुंची। तभी उसे कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद उसका भी दिन मेरी तरह खराब रहा होगा। पहले तो उसे लगा आवाज घर के अंदर से आ रही है। वह मन ही मन अफसोस करती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुत्ता फिर से भौंकने लगा। इस बार आवाज बहुत पास से आ रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी हालत खराब हो गई। सांस अटक सी गई। पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। सामने सफेद रंग का एक बहुत डरावना सा कुत्ता खड़ा था।
कद भी काफी बड़ा और गले में पट्टा भी था। साफ लग रहा था कि वह अपने मालिक के हाथ से छूटकर भाग आया है। यह ख्याल आते ही नंदिता को ठंड में भी पसीना आने लगा। उसने डरते डरते कहा, देखो कुत्ते, मेरा तुमसे कोई पंगा नहीं है, प्लीज मेरा पीछा मत करो। यह कहते हुए वह पीछे हटी तो कुत्ता 2 कदम और आगे बढ़ाया। साफ था कि वह उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। उसके मुंह से निकलती गर्म सांस और लाल आंखें देखकर नंदिता को लगा आज तो बस आखिरी दिन है। तभी वह जान बचाकर भागने लगी, जोर जोर से चिल्लाती हुई, पूरे मोहल्ले की शांति खराब करती हुई दौड़ रही थी। भागते भागते उसका मोबाइल हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन उस वक्त उसे मोबाइल की सुध ही नहीं थी। उसे बस अपनी जान बचानी थी। अचानक उसके पैर में ठोकर लगी और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। घुटने और पैर बुरी तरह छिल गए थे, जूती टूट चुकी थी, चेहरा भी बुरी हालत में था, बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। कोई भी उसे इस हालत में देखता तो पहचान ही नहीं पाता कि यही नंदिता है जो ऑफिस में बड़ी स्टाइल से चलती है। अब तो हालत किसी भिखारी जैसी हो गई थी। हालात अगर कुछ और होते तो शायद उसे रोना आ जाता। वह खुद का बहुत ध्यान रखती थी। उसके हिसाब से कहीं भी उसका सामना अपने सपनों के राजकुमार से हो सकता था, इसीलिए हर वक्त तैयार रहना जरूरी था। क्या पता कोई अमीर लड़का ही उस पर फिदा हो जाए। ऐसे ही ख्याल उसके दिमाग में चलते रहते थे। वह काफी देर तक आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वीर खड़ा था, जिसके हाथ में कुत्ते की रस्सी थी और वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। नंदिता ने गुस्से में कहा, ओ हेलो, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही। उसने दांत दिखाते हुए तंज कसा। कुछ ही पल में नंदिता को सारी बात समझ में आ गई। क्या ये कुत्ता तुम्हारा था? तभी तो मैं सोचूं ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनते ही वीर का चेहरा उतर गया। जो हाथ वह मदद के लिए बढ़ा रहा था उसने तुरंत पीछे कर लिया। तुम्हें पता है नंदिता, तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी मदद करे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर के दर्द से फिर से गिर पड़ी। जब उसकी नजर अपने पैर पर गई तो उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। नाखून उखड़ चुका था और पैर खून से भरा हुआ था। डर के मारे पहले दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब हालत खराब हो गई थी। उसकी चीख सुनकर वीर घबरा गया और कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ है? पहले इस कुत्ते को चुप कराओ, वह चिल्लाई। अगले ही पल जब वीर की नजर उसके पैर पर पड़ी तो उसे सब समझ आ गया। सिर्फ पैर ही नहीं, घुटना भी जख्मी था और जूती भी टूट गई थी। अगर वह उसे इस हालत में छोड़कर चला जाता तो बहुत गलत होता। इंसानियत के नाते उसकी मदद करना जरूरी था, भले ही वह अब तक यह ना भूला हो कि नंदिता ने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे सहारा दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। और मेरा मोबाइल? उसने अपनी जेब टटोली। पर्स और मोबाइल दोनों गायब थे। उन्हें भूल जाओ, ये शहर है, यहाँ खोई चीजें वापस नहीं मिलती। वीर ने सीधी बात कह दी। उसका आईफोन 15 था जो उसने बड़ी मेहनत से खरीदा था। अब पैर के दर्द से ज्यादा तकलीफ उसे मोबाइल खोने की हो रही थी। वीर उसे सहारा देकर अपने घर की तरफ ले जा रहा था। कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे अस्पताल ले चलो, गाड़ी घर पर खड़ी है। तो क्या तुम गाड़ी यहाँ नहीं ला सकते? क्या जरूरी था कि मुझे तुम्हारे घर लाया जाए? उसे चिढ़ाते हुए बोली। ख्याल आने के लिए दिमाग चाहिए, खाली डिब्बा हो तो ऐसे ख्याल नहीं आते। वह बहुत गुस्से में थी। मोबाइल चला गया, पैसे चले गए, पर्स गायब, जूती टूटी, नाखून उखड़ा और बाल ऐसे बिखरे जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। जैसे ही वीर घर के अंदर गया, सामने खड़े अपने दोस्त को देखकर चौंक गया। गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे यूएसबी लेने आया था, गगन ने हल्के अंदाज में बताया। यूएसबी छोड़ो और मेरे साथ चलो। तुम्हारी वो जंगली बिल्ली बुरी हालत में है, उसे अस्पताल ले जाना है।
क्या हुआ? गगन घबरा गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस हालत खराब है। जब वह उसे देखने पहुंचा तो पहले तो हंसी रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिता के पैर पर पड़ी उसकी हंसी गायब हो गई। अब उसे सच में बुरा लग रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही ऑफर दिया था कि घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नंदिता गुस्से में बोली, एक बार ठीक हो जाने दो, फिर तुम दोनों पर केस करूंगी। ऐसी हालत कर दी है मेरी। वीर बस इतना ही कह पाया। शर्म करो। नंदिता ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन फिर नाकाम हो गई। गगन ने उसे उठा लिया। वह पहले थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लगी। गगन ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और खुद आगे बैठ गया। तुम घर जाओ, मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ और बाद में घर भी छोड़ दूंगा। मेरा मोबाइल, उसने सरसराते हुए लहजे में कहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया मोबाइल ले दूंगा। मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा मॉडल था? iPhone 17। गर्दन झुकाकर उसने इत्मीनान से झूठ बोला था। वो उसके चेहरे को घूर कर रह गया। जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट में आए हुए इसे अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है। अगर आप मुझे नहीं लेकर देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अंकल जी को जाकर बता दूंगी कि आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मेरी वजह से नहीं, ये वीर की वजह से हुआ है। तो ठीक है, मैं उनको जाकर ये भी बता दूंगी कि आपने वीर को कहा था कि वो अपना कुत्ता मेरे पीछे लगा दे। क्या बकवास है! क्या झूठ बोलते वक्त एक पल के लिए भी तुम्हारी जुबान नहीं कांपती? उसने ना में गर्दन हिला दी थी। इस लड़की के लिए ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। पाँव में दर्द उठ रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वो अस्पताल में दाखिल हुई उसकी नजर विवेक पर पड़ी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। ये तुम्हें बाहर ही छुपाना चाहिए था, अब क्यों छुपा रही हो? गगन झुलझुलाते हुए बोला। चुप करो, मेरा क्रश आ रहा है। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये सुनकर वो वहीं ठिठक गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। अभी नहीं बता सकती। गगन उसे अस्पताल के कमरे में लेकर आया, लेकिन बेड तक पहुंचने से पहले ही नंदिता बेहोश हो गई। थकान और डर के मारे उसकी हालत खराब थी। करीब 1 घंटे तक उसे ड्रिप लगी रही। जब होश आया तो मरहम पट्टी हो चुकी थी। पाँव का नाखून उखड़ने की वजह से उसे बेड रेस्ट दिया गया था और घुटने की चोटों की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यानी अगले 3-4 हफ्तों तक ऑफिस की छुट्टी पक्की थी। तुम किस क्रश की बात कर रही थी? गगन की सोच वहीं अटक गई थी। मैं अपने क्रश की बात कर रही थी। तुम्हारी हरकतें देखकर तो अगर तुमने किसी को प्रपोज किया ना तो वो तुम्हें सेकंड में क्रैश कर देगा। अगर शकल ठीक ना हो तो कम से कम बात तो ढंग से करनी चाहिए। थोड़ा तमीज से पेश आओ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिलहाल तुम मेरे प्यारे अंकल यानी मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो, जिसे देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। वो बात करते करते रुक गई। ठीक है, मैं घर जाकर किसी को भी वीर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने बाजू बांधकर गगन के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। गगन जानता था कि उसके पापा उस शैतान लड़की से बेइंतहा लगाव रखते हैं और अगर उसने जरा सी भी शिकायत कर दी तो उसकी खैर नहीं। पापा उसकी हर बात पर यकीन कर लेते थे। उन्हीं की सिफारिश पर उसे यहाँ जॉब मिली थी और जहाँ तक उसकी माँ का सवाल था वो तो नंदिता पर जान छिड़कती थी। जब भी वो उसके घर जाती थी उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर जाती थी। ये अलग बात थी कि बाद में नंदिता वो सब अपने भाई बहनों में बांट देती थी। गगन अब भी उसके चेहरे को देख रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, अगर तुमने अपनी हैसियत से ज्यादा किसी चीज की डिमांड की तो पहले ही बता रहा हूँ मैं पूरी नहीं करूँगा। ऐसी चीज मांगो जो तुम्हारे ऊपर सूट करे। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ कह रहा हूँ, औकात के हिसाब से मांगो। पहले तो मुझे iPhone 17 चाहिए और उसके अलावा कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। सामने से बोनट खराब हो गया है और डेंट भी पड़ गए हैं। वो सब ठीक करवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शहजादी यानी मेरी गाड़ी की खूबसूरती में कोई कमी आए। तो बदले में तुम मेरे पापा को कुछ भी नहीं बताओगी, राइट? हाँ,
ओके, लेकिन एक और शर्त है, पैसे अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। गगन को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अमीर बाप का एक लौता बेटा था और बिजनेस में कदम रखते ही काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। उसकी कंपनियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी चल रही थी। वो एक दिन में 50 लाख खर्च कर सकता था, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो कुछ घंटों में कमा लेता था। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता था। समझदार होने के साथ साथ दिखने में भी काफी हैंडसम था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन आज तक उसने किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी। वजह यह थी कि उसके माँ बाप ने बचपन से उसके कानों में ये बात डाल दी थी कि इस घर में दुल्हन बनकर सिर्फ एक ही लड़की आएगी और वो कोई और नहीं बल्कि नंदिता होगी। उसका नाम सुनते ही गगन का पारा चढ़ जाता था। उसे ये लड़की एक आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि बचपन से ही वो शरारती थी। कभी उसकी चीजें खराब कर देती, कभी गेम तोड़ देती और डांट पड़ते ही रोते हुए पापा के पास पहुंच जाती। उस बचपन की सगाई के बारे में सिर्फ गगन को पता था। नंदिता को अब तक कुछ नहीं बताया गया था, वरना एक नया तूफान खड़ा हो जाता। गगन उसकी चालाकी पर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सारे पैसे नंदिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। घर जाने से पहले उसने उसके लिए iPhone 17 भी ले लिया और ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस भी ऑर्डर कर दी। उसकी विश लिस्ट पूरी करके जैसे ही गगन उसके घर पहुंचा तो वहां अपने पापा माँ को देखकर चौंक गया। आओ गगन बेटा, मैं पिछले 1 घंटे से तुम लोगों को कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? प्रतिभा जी ने फिक्र के साथ अपने होने वाले दामाद को देखा और अगले ही पल जब उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो उनका दिल बैठ गया। माँ को देखते ही नंदिता फूट फूट कर रो पड़ी। गगन से कही बात निभा नहीं पाई थी और उसने प्रतिभा जी के सामने पूरी कहानी मिर्च मसाले लगाकर गगन के माँ पापा और सबको सुना दी थी। सब लोग गुस्से भरी नजरों से गगन की तरफ देख रहे थे। पापा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो इसे अपने साथ चलने के लिए कहा था। सरिता जी सबसे पहले होश में आई थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि प्रतिभा जी अपने दामाद की साइड ले रही हैं, इसीलिए वो फौरन ही उनके पास जाकर बैठ गई थी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पहले से पता था इस लड़की ने कोई ना कोई जिद की होगी। ये अपनी जिद की वजह से ही हर बार फंसती है और नुकसान उठाती है। प्रतिभा जी ने तंज कसते हुए कहा। अम्मा, नंदिता के मुंह से एकदम निकला, लेकिन उसकी अम्मा कहाँ सुनने वाली थी। प्रदीप साहब अपने बेटे को डांट चुके थे। वो गुस्से से उस छोटी सी लड़की को घूर रहा था जिसने उससे पैसे भी निकलवा लिए थे, आईफोन भी ले लिया था और अपना कहा भी तोड़ दिया था। तुम्हारे पास 3 हफ्ते हैं, ठीक होकर जल्दी ऑफिस ज्वाइन करो, तुम्हारे बिना हमारी एक भी मीटिंग पूरी नहीं होती। ये कहकर दांत भींचते हुए गगन अपने पेरेंट्स के साथ वहां से निकल गया। पीछे नंदिता की पीठ बुरी तरह अकड़ चुकी थी। दीदी, ये iPhone 17 कहाँ से आया? जरूर आज गगन जी ने दिलाया होगा। छोटी बहन सानिया ने जैसे ही उसके हाथ में फोन देखा वो बड़े चाव से पास आकर बैठ गई। इससे पहले कि वो फोन छूती, नंदिता ने गुस्से में उसके हाथ पर मार दिया। खबरदार, दूर रहे। 2 दिन पहले सानिया ने उसकी शिकायत कर दी थी कि ऑफिस के बाद वो सहेलियों के साथ घूमने गई थी, जबकि घर में उसने कहा था कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। गलती से उसी दिन उसने सानिया को स्नैप भेज दिया था और वहीं से नंदिता कटघरे में खड़ी हो गई थी। आज वो उसी बात का बदला निकाल रही थी। वो लड़खड़ाते हुए कमरे में गई और बेड पर गिर सी पड़ी। पैरों में अब भी दर्द की लहरें उठ रही थीं, लेकिन मोबाइल की खुशी के आगे सब फीका लग रहा था। पूरी रात वो फोन की सेटिंग में लगी रही। सुबह करीब 5 बजे कहीं जाकर उसकी आंख लगी। दोपहर 2 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसे याद आया कि कुछ फाइलें और डॉक्यूमेंट्स उसे अपने बॉस को भेजने थे जो उसे घर से करने को दिए गए थे। ओह नो, उसके मुंह से निकला। उसने कॉल हिस्ट्री खोली तो बॉस की सैकड़ों मिस्ड कॉल देखकर उसके हाथ कांप गए। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस कॉल करे।
दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे गगन ने जैसे ही देखा कि उसके मैसेज सीन हो चुके हैं, उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने कॉल मिलाई लेकिन नंदिता ने बिना उठाए काट दी। वो अपने मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करने में लगी हुई थी। उधर ऑफिस में वीर सोफे पर टांग चढ़ाकर आराम से बैठा था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने पहले ही कहा था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले, बल्कि देश छोड़कर ही भाग जा। अगर ये लड़की तेरी जिंदगी में आ गई ना तो तेरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। दिन में चांद और रात में तारे दिखाएगी। अभी तो बस शुरुआत है। वीर ने हंसते हुए कहा। बस कर यार, डराने से अच्छा कोई ढंग का रास्ता बता कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। गगन झल्ला उठा। बहुत आसान है, अपने पापा से कह दे कि तू किसी और से प्यार करता है। मतलब मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं? पापा ने सुन लिया तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। गगन ने सिर पकड़ लिया। लो, इंसान को इतना भी फालतू नहीं होना चाहिए। तू एक लौता बेटा है, फिर भी तेरी कोई नहीं सुनता। बचपन की सगाई है, सबको वही लड़की पसंद है। वैसे देखा जाए तो बुरी भी नहीं है, बहुत खूबसूरत है। चल उसी के साथ सेटल हो जा। वीर ने आंख मारी। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। गगन भड़क गया और गुस्से में अपना जूता उठाकर वीर की तरफ फेंक दिया। उसी वक्त दरवाजा खुला और मैनेजर समीर अंदर आया। जूता सीधा उसके सिर पर जा लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वीर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। मुझे बहुत अफसोस है सर, लेकिन आपको जरा भी तमीज नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर ऐसी हरकतें। वीर हंसता हुआ ये कहकर बाहर निकल गया। समीर माथा मलते हुए उसके पीछे बोला। सर चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये किस्सा पूरे ऑफिस में फैल चुका था। गगन नजरें झुकाकर लोगों के सामने से गुजर रहा था और सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ था। अगर ऑफिस में उसकी बातें ना होती तो वो इतना गुस्से में ना होता। अब उसे लग रहा था कि उससे खुद बात करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन बाद वो उसकी तबीयत पूछने उसके घर पहुंचा। प्रतिभा जी घर पर नहीं थी और अंदर से जोर जोर की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर पूरा युद्ध छिड़ गया हो। गगन ने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी धड़कन संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। इधर उसने लॉज में कदम रखा और सामने जो मंजर दिखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। नंदिता ने सानिया के बाल अपने हाथों में जकड़े हुए थे, जबकि युग जो नंदिता का छोटा भाई था उसने भी नंदिता के बाल पकड़ रखे थे। तीनों एक दूसरे के बाल जोर जोर से खींच रहे थे। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि उन्होंने नंदिता का मोबाइल उसकी इजाजत के बिना इस्तेमाल कर लिया था और फिर बात हाथापाई तक पहुँच गई थी। नंदिता ने पहले अपनी छोटी बहन को ठीक से धोया और फिर उसके बाद अपने भाई की तरफ ध्यान दिया। यह पूरा मंजर उसने अपनी आंखों से देखा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी होने वाली बीवी को इस तरह का जंगलीपन दिखाने से रोक सके। दोनों बच्चे अब कमरे के कोने में खड़े फूट फूट कर रो रहे थे। हालत बहुत खराब थी और नंदिता ऐसी खड़ी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। पीछे खड़े अपने बॉस को देखकर उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। अगर मेरी शादी इसी से होने वाली है तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उसके मुंह से अपने आप निकल गया। वो बस ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें 2-4 थप्पड़ लगा दिए। नंदिता ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। जो तुमने 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके थप्पड़ लगाए हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इसीलिए सफाई देने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसी वक्त प्रतिभा जी भी घर के अंदर आ गईं। अपने बच्चों को रोता देख उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा मुट्ठी में दबा लिया हो। उन्होंने अभी तक गगन को नहीं देखा था, जो दरवाजे के पास पत्थर की तरह खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब नंदिता और प्रतिभा जी को इधर उधर भागते देखना था। प्रतिभा जी ने भी गुस्से में चप्पल उतार ली। अरे यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तभी जानी पहचानी आवाज सुनकर उन्होंने नजर उठाई तो सामने उनका लाडला दामाद खड़ा था।
अरे बेटा, तुम कब आए? उन्होंने सोचा था वो अभी अभी आया है, जबकि उसने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी देख ली थी। नंदिता भागती हुई अपने कमरे में घुस गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अब वो पापा के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सिर्फ पापा ही थे जो उसे बाहर खड़े उन जालिम लोगों से बचा सकते थे। मैं बस 2 मिनट पहले ही आया हूँ। वो दरअसल आपके लिए ये लाया था, कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा केक प्रतिभा जी को पकड़ा दिया और जल्दी से घर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। खुली हवा में आकर वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। ये लड़की आखिर है क्या? इसके कितने रूप हैं? उसने बेचैनी में अपना माथा दबाया, लेकिन ये सब देखकर उसे न गुस्सा आ रहा था, न झुलझुलाहट, बल्कि हंसी आ रही थी। नंदिता ने अपने बहन भाइयों का जो हाल किया था, उसे सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये लड़की बहुत दिलचस्प है और इसके साथ जिंदगी पक्के तौर पर मजेदार होने वाली है, उसने खुद से कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों में उसने नंदिता के बारे में काफी जानकारी निकलवाई थी, उसके क्रश के बारे में भी सब पता कर लिया था। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि विवेक की कुछ दिन पहले ही शादी हो चुकी है, तो उसके दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई थी। उसे ये बात भी अच्छे से याद थी कि जिस दिन नंदिता ने विवेक को अपना क्रश बताया, उससे मिलवाया था, उस दिन उसका दिल जल उठा था। वो जलता भी क्यों नहीं, जिस लड़की का नाम वो बचपन से सुनता आ रहा था। अगर वही लड़की किसी और के लिए अपनी पसंद जाहिर करे तो तकलीफ तो होती ही है। उसने तो नंदिता की वजह से कभी किसी और लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था और वो हर किसी को अपना क्रश बनाए फिर रही थी। उसने तय कर लिया था कि शादी के बाद सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करेगा और सब साफ करेगा। इसके अलावा उसने नंदिता की यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता करवाया था। हर किसी का कहना था कि वो थोड़ी जंगली और पागल टाइप है, लेकिन किरदार की बहुत मजबूत है। उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो लड़कों को पास भी नहीं फटकने देती थी, अपने काम से काम रखती थी। वो खूबसूरत भी कमाल की थी, मगर अपने रंग रूप का उसे कोई घमंड नहीं था। यूनिवर्सिटी में तो वो ऐसे जाती थी जैसे अभी अभी नींद से उठी हो। हाँ, ऑफिस जाते वक्त थोड़ा सच सवर लेती थी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में अक्सर दिखाते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का मालिक मीटिंग में आता है, लड़की को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। उसे लगता था कि एक दिन उसकी किस्मत भी खुलेगी, कोई अमीर आदमी उसे पसंद करेगा, शादी करके अपने साथ ले जाएगा और उसकी जिंदगी भी ऐसो आराम से भर जाएगी। उसके पापा सरकारी अफसर थे और अच्छी पोस्ट पर थे। उसकी मम्मी भी प्रिंसिपल थी। उसकी हर जरूरत पूरी होती थी, लेकिन वो बेवजह की ख्वाहिशें भी पूरी करना चाहती थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती थी, मगर जब भी मम्मी से बात करती, मम्मी साफ कह देती, शादी के बाद अपने पति के साथ जाना, अभी कोई जरूरत नहीं। यही गनीमत थी कि उसे खुद गाड़ी चलाने की इजाजत थी, वो भी इसलिए क्योंकि गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी जो उसके पापा के फोन से जुड़ी हुई थी। मतलब वो जहां भी जाती, पापा को सब पता रहता था। आजादी नाम की चीज उसे कहीं से नहीं मिली थी। हर तरफ वो घर वालों की पाबंदियों में बंधी हुई थी। अगले दिन उसकी तबीयत पूछने के लिए गगन के मम्मी पापा आए थे। उस दिन सब लोग काफी देर तक बैठक में बैठे रहे। पता नहीं कौन सी मीटिंग चल रही थी। इसी बारे में नंदिता सोच सोच कर परेशान हो रही थी। जब उसने अपने बहन भाइयों को पूछा तो वो दांत दिखाते हुए बोले, यहाँ कोई काम फ्री में नहीं होता। अगर आप हमसे जासूसी करवाना चाहती हैं तो बदले में हमें खर्चा देना पड़ेगा। ये सुनकर नंदिता ने दांत पीस लिए। दिल तो कर रहा था कि उन दोनों को उठाकर बाहर पटक दे, मगर फिर भी यह सोचकर चुप रह गई। जैसे भी हैं उसके भाई बहन ही हैं। मैं तुम लोगों को 100 के बाद 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जाओ अपने पास ही रखो, हमें जरूरत नहीं है। इतने तो हमारे पास वैसे ही होते हैं। उसका भाई जेब टटोलने लगा और बीच में से 500 का नोट निकाल कर उसके सामने लहराया।
अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो मुझे दे दो। वह झपट कर पकड़ने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम रही। उसे करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तभी अंकल जी उसके सिर को सहलाते हुए उसके हाथों में 10,000 रुपए थमाकर वहां से चले गए। आंटी ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और 5100 रुपए उसके हाथ में दे दिए। उसकी तो किस्मत ही खुल गई थी। वह हैरान होकर सोचने लगी, ये लोग मुझ पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं। लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊं। उसके मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। पहले तो उसकी माँ ने उसे अपने पास बैठाकर प्यार से समझाया, देखो जैसा इंसान तुम अपनी जिंदगी में चाहती थी वैसा ही है, अमीर है, करोड़पति है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन उसने मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर प्रतिभा जी ने सख्त लहजे में फैसला सुना दिया, तुम्हारी शादी उसी से होगी, चाहे तुम कितना भी इनकार कर लो। यही नहीं, अगले हफ्ते उन दोनों की सरप्राइज शादी रख दी गई। शादी सादगी से हो रही थी क्योंकि गगन को शादी सादगी से ही पसंद थी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। गुस्से से उसका चेहरा फूला हुआ था। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसका घूंघट आगे खींच दिया, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही यह कहकर उठाया था कि मेरी सांस घुट रही है। ये कैसी शादी है। जब गगन सोफे पर जाकर बैठा तो उसे उसकी बड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। यह सुनकर वह हल्की सी मुस्कान दबा गया। ये शादी ही है और फिर विदाई भी होगी, बाद में रिसेप्शन होगा। वैसे भी सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा भी चाहते थे कि सादगी से शादी हो। ताम झाम के वो खिलाफ थे। नंदिता के हजारों सपने थे, जिनमें से बस एक ही सपना पूरा हुआ था कि उसे डिजाइनर लहंगा पहनने को मिला। वह दिल ही दिल में डरी हुई भी थी क्योंकि जितना बुरा बर्ताव उसने गगन के साथ किया था, उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ नरमी से पेश आएगा। जब तक वह सफर में रही परेशान ही रही। गाड़ी वीर चला रहा था जबकि गगन नंदिता के साथ पीछे की सीट पर बैठा था। दोनों ने ही उसे मन ही मन बड़बड़ाते हुए सुन लिया था। वीर ने शीशे में गगन को देखा और बस कंधे उचका दिए। वह उसे परेशान करना चाहता था मगर इरादा टाल दिया। शादी की रात गगन ने साफ साफ कह दिया, मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब तुम मेरी पत्नी हो तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारी इज्जत करूं और तुमसे प्यार करूं। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और तुम्हारी वो हर ख्वाहिश पूरी करूंगा जो मेरे बस में होगी। यह सुनकर नंदिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह मानने पर मजबूर हो गई। वह उसे वर्ल्ड टूर पर ले गया। उसकी वार्डरोब ब्रांडेड कपड़ों से भर दी। वह जिस चीज पर हाथ रखती वह उसे खरीद कर दे देता। इतना ही नहीं, वह उसे बेहिसाब प्यार भी देता था। वह अपनी सपनों वाली जिंदगी जी रही थी। यह सब देखकर धीरे धीरे नंदिता को भी इस बात का एहसास होने लगा कि गगन ही उसके लिए सबसे बेहतर जीवन साथी है। उससे बेहतर जीवन साथी उसे और कोई नहीं मिल सकता था। और फिर गगन ने अपने अच्छे व्यवहार से उसके मन में अपने लिए गहरी जगह बना ली थी। अब नंदिता को भी गगन का ख्याल रखना, उसकी चीजों का ख्याल रखना अच्छा लगने लगा था। वह अब गगन की केयर करने लगी थी, उसकी चीजों का ख्याल रखने लगी थी और उसके साथ ऑफिस भी संभालने लगी थी। और वह अब इस बात को समझने लगी थी कि उसे अपने पति के साथ मिलकर उसके बिजनेस को और ऊंचा उठाना है। इसीलिए वो ऑफिस के काम को लेकर थोड़ा सीरियस भी हो गई थी। एक दिन उसने गगन से पूछा कि आखिर आपको मेरी वर्ल्ड टूर वाली इच्छा के बारे में कैसे पता चला। तो गगन ने कहा कि तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि बचपन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता तय है, लेकिन मैं यह बात जानता था और मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में पूछा था। तब उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम वर्ल्ड टूर पर जाओ, लेकिन वह इच्छा तुम्हारी अभी तक अधूरी है क्योंकि उन्हें लगता था तुम नासमझ हो और अकेले देश से बाहर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें तब जाने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में बताया जिससे मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। और मैंने
तुम्हें ही हमेशा अपना जीवन साथी माना था, तो तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज था और मैं इसे पूरा करने में सक्षम भी था। इसीलिए मैंने तुम्हारी इस इच्छा को जल्द से जल्द पूरा किया। तुम नासमझ हो, नादान हो, शरारती हो, लेकिन बुरी नहीं हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर जीवन को जीने की चाह है जो जिंदगी को बोरिंग नहीं होने देती, और यही मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनकर नंदिता बहुत खुश हो गई। उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, लेकिन हकीकत तो यह थी कि उसकी माँ उसकी पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से जानती थी, और गगन बिल्कुल वैसा ही था जैसा जीवन साथी नंदिता चाहती थी। इसीलिए उन्होंने नंदिता की शादी गगन से करवाई। अगर वह नंदिता पर प्रेशर ना डालती तो नंदिता अपनी नादानियों में इस शादी से इनकार कर देती, जो कि उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि गगन जैसा समझदार और उनकी नादान बेटी को संभालने वाला दामाद कोई और मिल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। बाहरी पर्सनालिटी को देखकर नंदिता को क्रश कुछ लड़कों पर हुआ था, लेकिन कोई भी लड़का उसके दिल तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि शायद उसकी किस्मत में गगन का साथ पाना ही लिखा था और उसके दिल तक जाने का रास्ता गगन ने ही तय किया था। दोस्तों, शादीशुदा जीवन को तभी अच्छे से चलाया जा सकता है जब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और रिश्ता प्यार और समझदारी से संभाला जाए। और उन दोनों के बीच अब भी कभी कभी नोक-झोंक हो जाती है, मगर प्यार के आगे सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब रिश्ते में प्यार और दोस्ती होती है तो विश्वास भी मजबूत होता है। प्यार और विश्वास पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।